हाँ, तो पहले तो हमें आपको ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, है ना, उसके बाद में हम थोड़ी पॉलिटी पढ़ लेते हैं। तो पहले आप मुझे बता दीजिए, यहाँ यूरोप में, यूरोप ही है ना ये, कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ है, थोड़ा बता दो, उसके बाद हम बात करते हैं। याद देखें, आपके एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए सारे। ये तो कौन सा देश है? रूस, ठीक है। और अब यहां से शुरू करें, बताओ ये कौन सा है? आइसलैंड। ये कौन सा देश है? आयरलैंड। ऑनलाइन वालों को शायद ये कलर दिखेगा नहीं, वो व्हाइट वाला दिख रहा है? अरे ऑनलाइन वालों के नाम से तुम बहुत चिढ़ते हो। ये कौन सा देश है? ब्रिटेन। फिर ये कौन सा देश है? ये स्पेन है। पुर्तगाल। ये स्पेन। स्पेन। ये फ्रांस। फिर ये इटली। फिर पहले यहां जाए, इसके बाद ये बताओ पहले। जर्मनी। ये कौन सा है? नीदरलैंड्स। ये कौन सा है? बेल्जियम। और ये जो छोटे वाला ये, अच्छा ईमानदारी से बताना, लग्जमबर्ग नाम के किसी देश को पहले जानते थे? ये यही सुना है मैक्सिमम लोग। हाँ, ये लग्जमबर्ग है। ठीक है, ये कौन सा देश है? ये है डेनमार्क। ये कौन सा है? नॉर्वे। ये कौन सा है? स्वीडन। ये फिनलैंड। ठीक है, इधर से आइए आप, ये बताइए। एस्टोनिया, बहुत बढ़िया। फिर नीचे वाला लाटविया। इसके नीचे वाला लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया आ गया। फिर ये देश कौन सा है? बेलारूस। और ये यूक्रेन। बहुत बढ़िया। यूक्रेन के बाद में यहां पे ये देश है जो यूक्रेन के टच में है, ये मालदोवा है, ये ध्यान रखना है, ये मालदोवा है। और ये तुर्की है, ये तुर्की है। ये कौन सा सागर है? ब्लैक सी, काला सागर। और ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक है। अब देखिए, ये तो था सोवियत संघ वाला, इधर वाला इलाका। इधर हमने सोवियत संघ वाले इलाके की बात की अभी तक, यहां वाले तक की, और ये सारे देश सोवियत संघ में थे। अब पूर्वी यूरोप में कौन से थे उनकी बात करनी है हमें। तो ये क्या है? ये है पोलैंड। पोलैंड के इधर जर्मनी आ गया। पोलैंड के यहां नीचे कौन सा देश है? ये जो जर्मनी, पोलैंड और इधर दो देश और हैं, यहां कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ये जो एक नंबर में लिख रहा हूं, ये एक नंबर पे कौन है? क्या हुआ? हाँ, ये स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड तो ये है। एक नंबर जो लिख रहा हूं ना यहां पे, ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की सीमा यहां इटली के टच होती है, फ्रांस के, जर्मनी के टच होती है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है। फिर यहां हम चलेंगे इसके आगे, यहां ये दो नंबर लिख रहा हूं पिंक कलर का, ये ऑस्ट्रिया है। फिर इसके ऊपर की तरफ चलेंगे हम, ये तीन नंबर में लिख रहा हूं, ये क्या है? आपको बताया था ना, ये लंबा सा एक देश था, उसके दो टुकड़े हुए। तो एक तो हुआ चेक गणराज्य, और चार नंबर पे ये है वो कौन सा?
स्लोवाकिया। ठीक है, फिर ये नीचे वाला देश कौन सा है? कौन सा? हंगरी। ये हंगरी है। फिर ये इटली आ गया। इटली के इस साइड में ये देश कौन सा है? चलिए इसके बाद बात करेंगे, बड़े वाले देश की बात कर लीजिए। ये कौन सा देश है? बहुत बढ़िया, रोमानिया। और ये कौन सा है? बुल्गारिया। और इस देश के बारे में जानते हैं आप? ये यूनान है, ग्रीस। और ये तुर्की है। इसके नीचे आप जानते हैं यहां तो साइप्रस है और यहां माल्टा है, एक देश है। अब देखिए यहां वाला जो गुच्छा है, इस गुच्छे में इस एक देश का नाम तो अलग से ध्यान रखना है। ये जो ग्रीस के जस्ट ऊपर है ना, इस साइड में समुद्र की तरफ, ये कौन सा देश है? अल्बानिया। ये अल्बानिया है जो कि युगोस्लाविया का हिस्सा नहीं था। ये तो अल्बानिया है, बाकी ये सारा युगोस्लाविया था पूरा। इस युगोस्लाविया में ये ऊपर वाला देश तो क्या है? स्लोवेनिया। उसके नीचे ये जो कटाफटा सा है, ये है क्रोएशिया। ये जो पिंक वाला दिखाई दे रहा है, ये बोस्निया हर्जेगोविना। इसके इधर ये दिखाई दे रहा है, ये है सर्बिया। ये है मोंटेनेग्रो। इसके नीचे है ये मेसिडोनिया। समझ गए? मेसिडोनिया जस्ट यूनान के ऊपर है, अरस्तु के नाम से ध्यान रख लेना है। यूनान के जस्ट ऊपर मेसिडोनिया है, उसके ऊपर मोंटेनेग्रो है, उसके ऊपर सर्बिया है, यहां ऊपरी ऊपर स्लोवेनिया है जो यूगोस्लाविया का ही हिस्सा था। उसके नीचे ये क्रोएशिया है, उसके नीचे बोस्निया हर्जेगोविना है। ये सारे देश हैं, सारे के सारे। समझ पा रहे हैं आप? फिर सर्बिया सा का एक हिस्सा और अलग हुआ, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, वो कोसोवो है। इसी का सर्बिया में से अलग हुआ वो कोसोवो है। ये बेलग्रेड है, वो यहां है। रोमानिया की राजधानी कहां है? बेलग्रेड तो है यहां। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। दो सेम से नाम है, बुडापेस्ट और बुखारेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, रोमानिया की बुखारेस्ट है। लगभग देश आ गए हैं इसमें, लगभग देश आ गए। अब मैं 2-3 देशों के बारे में, 4 देशों के बारे में थोड़ी सी और बता देता हूं जो इस नक्शे में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हैं वो देश 4। उनमें से 2 देश तो हैं इटली के बीच में, बल्कि एक तो रोम शहर के बीच में है। एक देश है जो एक सिटी है, उस सिटी के बीच में देश है दूसरा ही, और वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी यहां पे है, ये यहां पे है वेटिकन सिटी। ये बिंदु ज्यादा बड़ा हो गया, इतना सही है। रोम शहर के बीच में है। कितना बड़ा है? आधी स्क्वायर किलोमीटर, आधे 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, 0.50 भी नहीं है। ये समझिए 150 बीघा का है एक वो देश, 150 बीघा लगभग। 150 बीघा का देश है ये वेटिकन सिटी। एक देश है यहां पे सैन मेरिनो, वो यहां पे, वो भी इटली के बीच में ही है, सैन मेरिनो। एक यहां देश है जो फ्रांस के और इटली के पास में, यहां समुद्र के किनारे, मोनाको। और ये मोनाको देश 2 वर्ग किलोमीटर का देश है, 2 वर्ग किलोमीटर मतलब 600 बीघा का है, छोटा सा। इसकी आबादी तो शायद 700-800 है वेटिकन सिटी की तो, और मोनाको की आबादी मेरे ख्याल से शायद कुछ हजारों में है, इतनी है। एक ये देश जो बीच में दिख रहा है इन दोनों के बीच में, यहां ये एंडोरा है, इन दोनों के सीमा पे है एंडोरा। ये देशों के नाम है एंडोरा, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी, मोनाको। ये छोटे छोटे देश हैं, एकदम से, एकदम छोटे छोटे से। इन चारों देशों का नाम अभी हम यूरोपियन यूनियन में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे नाम आएगा, 1, 2, 3 और 4। अब समझ रहे हैं आप यूरोप के कौन कौन से देश कहां कहां हैं, लगभग थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखें आप, हम आगे बात करते हैं। पहले हम संधियों की बात करते हैं, या फिर पहले हम सदस्यों की बात कर लें, कौन कौन से देश जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स रहे, या फिर संधियों की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि हम संधि की बात कहेंगे तभी तो 57 से लेके आएंगे, आगे आएंगे हम। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूमा घोषणा पत्र की।
कब हुआ? 1900। देखिए इसमें तारीख मैंने शायद आपको गलत लिखा दी थी, 28 मई नहीं 9 मई है, 9 मई है, ध्यान रखना उसको। कई जगह 28 मई लिखा आता है, लेकिन दरअसल वो 9 मई है। यूरोपियन यूनियन की खुद की साइट पे जाके देखेंगे तो 9 मई आएगा, विकीपीडिया पे देखेंगे तो 28 मई आएगा, ये 9 मई है। 28 फरवरी आएगा विकीपीडिया पे, 9 मई को है। और यही 9 मई आगे जाके, इसी शुमा घोषणा पत्र की 9 मई आगे जाके यूरोप दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूरोप दिवस। शुमा घोषणा पत्र में पहली बार इस बारे में चर्चा हुई कि क्यों ना फ्रांस, और शुमा कौन है? फ्रांस के विदेश मंत्री, कि फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी, इन दोनों के बीच में क्यों ना कुछ व्यापारिक समझौते हों, दोनों एक मंच पे आके साथ काम करें, और खास तौर से कोयला और स्टील के मामले में। इस दिशा में आगे फिर काम शुरू हुआ, और एक संधि होती है, वो होती है पेरिस संधि। ये होती है 1951। पेरिस संधि में हुआ क्या? एक संगठन की स्थापना की गई। कितने देश? 6 देशों ने मिलकर एक संधि की। और 6 देश कौन कौन से बोलिए? फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। बहुत बढ़िया, ये 6 देश हैं, ये शुरुआती 6 देश। 51 में हुई संधि, और इसके तहत एक संगठन बनाया गया। कौन सा? ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये स्थापित हुआ। ECSC आता है, 6 सदस्य देश हैं इसके, और इन 6 देशों के बीच में केवल 2 ही मामलों में, कौन कौन से? एक तो कोयला और दूसरा स्टील। इन दोनों क्षेत्रों में सहयोग स्थापित हुआ कि एक दूसरे देशों के उद्योग धंधों में कोयला निर्यात करना, आयात करना, वो सारा एकदम उन सब चीजों में मिलकर काम करेंगे। इसके बाद में पेरिस संधि के बाद में एक संधि होती है 57 में, और वो संधि कौन सी? रोम संधि होती है 1957 में। और इस रोम संधि में क्या हुआ? एक और संगठन बना। ये तो केवल एक छोटा सा संगठन था, केवल कोयला और इस्पात के क्षेत्र में, लेकिन यहां से एक संगठन बनता है EEC। और EEC का मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। मतलब यह कि आर्थिक क्षेत्र में एक साझेदारी, साझा बाजार और साझा व्यापार, उस दिशा में कि क्यों ना हम सभी देश आपस में मिलकर जो व्यापार करें, इन 6 देशों के बीच में जो भी व्यापारिक गतिविधियां हों, इनमें किसी किस्म का कोई टैक्स ना हो, कर मुक्त व्यापार करने की, आयात निर्यात कर मुक्त व्यापार करने की आपस में इन 6 देशों के बीच में समझौता हुआ। ये एक बड़ा समझौता था, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इस संगठन की तुलना में यह संगठन ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इसमें पूरी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। इसमें तो केवल 2 ही क्षेत्रों की गतिविधियां हैं, ये पूरी आर्थिक गतिविधियां हो रही है, पूरा बाजार कंट्रोल हो रहा है। इसमें तो केवल पूरा बाजार नहीं था, इसमें तो केवल उद्योग धंधे, जो कोल और स्टील से रिलेटेड उद्योग धंधे हैं, वही प्रभावित हो रहे थे। इससे पूरा बाजार प्रभावित हो रहा है। EEC 1957 के बाद में, अच्छा, इसी में एक और कम्युनिटी, एक और संगठन स्थापित हुआ, यूरेटम। क्या हुआ? EURATOM, यूरेटम। और यूरेटम क्या है? यूरोपियन परमाणु संघ, यूरोपियन एटम कम्युनिटी है। और ये यूरेटम परमाणु क्षेत्र में एक सहयोग संगठन बनाया गया। तो 3 संगठन हो गए हैं, ECSC, EEC और यूरेटम। आगे जाके 1967 में आप जानते होंगे क्या किया गया? तीनों को मिला दिया, ECSC प्लस EEC प्लस यूरेटम,
और क्या बन जाता है? ईसी। ईसी का मतलब यूरोपियन कम्युनिटी। एक ही संगठन बन गया जो सारे काम कर रहा है, तीनों संगठनों के, ईसी बन जाता है। बीच में एक रक्षा के लिए प्रतिरक्षा और वो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यूरोपियन रक्षा समुदाय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर देखें एक संधि होती है आगे जाके, इसी बीच में 1958 में संसद शुरू हो जाती है। यूरोपियन संसद 1958 में शुरू होती है। पहली बैठक उसकी स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, वहां उसकी होती है, और आज भी अधिवेशन संसद के स्ट्रासबर्ग में ही होते हैं। तो चौथी, इसके बाद में चौथा बिंदु देखना, एक संधि होती है शेंजेन की संधि। और शेंजेन संधि कब हुई? 1985। और इसके तहत क्या किया गया? बहुत बढ़िया, बिना वीजा के आवागमन। विभिन्न जो देश हैं, जो भी यूरोपियन संघ के उस समय के जितने सदस्य देश हैं, सारे के सारे बिना वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकेंगे। फिर शेंजेन संधि के बाद में मैस्ट्रिच संधि कब हुई? 1991। 1991 में, 1992 में लागू हो, 93 में हुई संधि, 93 में लागू होती है। 1991 में क्या हुआ? 92 दे रखा है, एक बार और देख लेते हैं इसको। मैस्ट्रिच संधि, मैंने इसको 1991 में ही पढ़ा अब तक, चलो देखते हैं इसको, कोई नहीं। ये मैस्ट्रिच संधि होती है। मैस्ट्रिच एक शहर है नीदरलैंड्स में, वहां पे। और मैस्ट्रिच संधि में क्या समझौता हुआ? इसमें हुआ कि ईसी को क्या बना दिया गया? ईयू बना दिया गया। यहां से ईसी को ईयू बना दिया जाता है। और खास तौर से इसमें एक मत होते हैं कि क्यों ना हम समान बाजार बना ले, एक मौद्रिक संघ बना ले, एक समान मुद्रा, एक बैंक बना ले, यूरो बना ले। इस पर सहमति हुई, लेकिन अंतिम सहमति नहीं हुई, चर्चा हुई शुरुआती। और आगे जो एक संधि हुई वो कौन सी? एम्स्टर्डम संधि। और ये संधि होती है 1999 में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में एक शहर है। और इसमें एक तो बात की गई यूरोपीय मौद्रिक संघ, जिसको आप कहते हैं यूरोजोन। यूरोपीय मौद्रिक संघ की स्थापना की गई, जिसको आप यूरोजोन कहते हैं। एक इसमें यूरो के चलन की बात, मुद्रा, और एक यूरोपीय बैंक, इसकी बात की गई, जो आजकल फ्रैंकफर्ट में है, जर्मनी में। ये एम्स्टर्डम संधि है 1999। उसके बाद देखें नीस संधि आती है। और कब आती है? नीस एक शहर है फ्रांस में। और क्या कहा गया इसमें? मुख्य एक बात याद रखनी है। और कहा गया कि जो यूरोजोन है, यूरोपीय मौद्रिक संघ है, इसकी जो सदस्यता क्या कह दी गई? स्वैच्छिक कर दी गई, कि ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है सदस्यता। और यही वजह है कि वर्तमान में यूरोपीय संघ के तो 27 सदस्य है, लेकिन यूरोजोन में कितने हैं? 20 ही हैं। फिर आगे संधि आती है एक एथेंस संधि। और कब होती है ये? 2004 में। इस संधि में क्या किया गया? पूर्वी यूरोपीय देशों को सदस्य बनाया जाता है, शामिल होते हैं इसमें। कौन कौन से पूर्वी यूरोपीय देश हैं आगे बात करेंगे हम। फिर 2004 में एक सम्मेलन हुआ। कौन सा? रोम शिखर सम्मेलन। कब हुआ? 2004 में। क्या कहा गया? हम एक साझा संविधान बना लेते हैं ईयू का, लेकिन यह साझा संविधान नहीं बनाया जा सका। किसकी वजह से? फ्रांस और नीदरलैंड्स में जनमत संग्रह में पारित नहीं हो पाया वो। तो ईयू का अपना ध्वज है, अपनी मुद्रा है, अपना बैंक है, अपनी संसद है, अपनी सरकार है,
सब कुछ है, लेकिन अपना संविधान नहीं है। और जानते हैं यूरोपियन यूनियन के अभी चुनाव हो रहे हैं, 6 तारीख से शुरू हुए 9 तारीख तक, 6, 7, 8 और 9, 4 दिन चुनाव हुए हैं यूरोपियन यूनियन के। और कितने मेंबर्स के चुनाव हुए हैं संसद के? 705 के नहीं हुए हैं, 720 के हुए हैं। 705 है मेंबर, वैसे अब की बार 720 कर दिया है। तो अब अगर सदस्य संख्या पूछे ना तो 720 करना है। पिछली में 705 ही थे मेंबर्स, अब जो चुनाव हुए हैं वो 720 के हुए हैं। फ्रांस में जितने सदस्य हैं वो पार्टियां भाग ले लेंगी, अपने देश में अपने अलग अलग हैं, बस हाँ वही है। अब देखें आगे, 2004 के बाद में एक संधि है, वो कौन सी? लिस्बन। और लिस्बन कहां की राजधानी है? पुर्तगाल की, 2007। और इसमें कह दिया गया रोम प्लस मैस्ट्रिच। रोम मतलब क्या मानेंगे? 1957 प्लस इनको जोड़ देंगे तो ये कौन सी संधि हुई? ये लिस्बन संधि हुई। समझ गए? तो ये सारी के सारी संधियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यूरोपियन यूनियन का कैसे क्या संरचना, क्या है, उसके संगठन कौन से हैं, क्या क्या संस्थाएं हैं, उनकी बाद में बात करेंगे। पहले सदस्यता की बात करिए। यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की बात करें तो शुरुआती सदस्य देश कितने? 6 सदस्य देश हैं। 6 सदस्य देश हैं जो कब मान लिया हम? 1957 से मान लेते हैं हम एक बार इसको। और 6 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। फिर बताइए 1973 कितने देश? 3 देश हैं। देख के नहीं बताना है बिल्कुल भी, बगैर देखे बताना है, ये ध्यान रखना है। देख के सिंगल एक शब्द नहीं बताना है। अब 3 देश हैं, कौन कौन से और कैसे याद रखेंगे देखना, वो हम बात करेंगे इसकी। क्या? आयरलैंड, ब्रिटेन और डेनमार्क। आउटर वाले हैं, बाहर वाले हैं इधर आयरलैंड ब्रिटेन पास पास, और उसके उधर ऊपर ही ऊपर डेनमार्क है। फिर बाद में 1981 कितने देश? एक देश है, वो कौन सा? यूनान है। तो यूनान के साथ या तो तुर्की होता है वरना अकेला होता है, ये ध्यान रखना है। तुर्की चूंकि इसमें है नहीं तो अकेला है, वरना था तो नाटो में साथ तुर्की आया था इसके। फिर 1981 के बाद में 1986, और कितने? 2 देश हैं, और ये पास पड़ोसी देश हैं दोनों। कौन कौन से? स्पेन, पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड। 86 के बाद में अब यहां तक देखिए कितने मेंबर्स हो गए हैं? 6 तो थे और ये 6 और हो गए 12। 1991 में 12 मेंबर ही तो थे। फिर 1995 में कितने मेंबर्स? 3 मेंबर्स, और इसमें एक तो है ऑस्ट्रिया, स्वीडन है और फिनलैंड है। ये दोनों पड़ोसी देश। एक ऑस्ट्रेलिया अंदर वाला देश, ये ध्यान रख लेना है। 95 के बाद में हम सीधे जाएंगे, कितने हो गए यहां? 12 और 3 15। तो ये ध्यान रखना, 6 फिर 3 9 1 10 2 12, 12 और 3 15 और 10 25, 25 और 2 27 और 1 28, और फिर 28 माइनस 1 27। ये भी थोड़ा आंकड़ा ध्यान रहेगा ना तो फिर याद रहेंगे देश। 6 3 1 2 3 10 2 1 माइनस 1। तो यहां देखें 2004 कितने देश? यहां 10 देश है। ये जोर आएगा, आएगा जोर। उधर वाले शुरू कर दीजिए ऊपर से। कौन सा? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। 3 तो ये ध्यान रख लीजिए।
और अब लिथुआनिया के जस्ट नीचे कौन सा है, इधर के साइड में देखिए, नीचे आता है जस्ट नीचे तो बेलारूस है, उस साइड में देखिए इधर की तरफ, उसमें आ जाता है, यहां से शुरू कर लीजिए, हंगरी, पोलैंड से शुरू, हंगरी और पोलैंड दोनों का नाम लिख लीजिए, दोनों एक साथ नाम आते हैं ना, हंगरी पोलैंड, दो देशीय हो गए 5, एक हो गए चेक गणराज्य, चेक के साथ एक कौन सा ध्यान रखोगे, चेकोस्लोवाकिया था तो चेक और स्लोवाकिया दोनों है, और स्लोवाकिया जैसा एक यूगोस्लाविया का कटा हुआ देश स्लोवेनिया। यह ध्यान रखना है कि यूगोस्लाविया का केवल एक देश उससे विभाजित हुआ ना, केवल एक देश ही शामिल है उसमें और कोई सा भी नहीं है। फिर बाद में माल्टा, हालांकि बाद में जाके क्रोएशिया आ गया, क्रोएशिया बाद में आया, माल्टा और फिर साइप्रस। कितने हुए, 10 देश। माल्टा कहाँ है पता है, द्वीपीय देश है, और साइप्रस तुर्की के पास देश। ठीक है, फिर 2007 कौन कौन से, 2 देश हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं, रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया। फिर 2000 कितने देश, और एक यूगोस्लाविया का एक देश और आ गया इसमें, क्रोएशिया। और फिर 2000 कितने, -1 कौन सा, ब्रिटेन, जिसको हम कहते हैं ब्रेक्जिट। ये सारे देश याद रह जाएंगे, ये सारे के सारे कितने देश हुए, 27 देश। 28 हो गए, इनमें से एक चला गया तो 27 देश, वो इसके सदस्य देश हैं सारे के सारे। अब इसमें कौन से देश सदस्य देश नहीं है, यूरोप के हैं लेकिन सदस्य देश नहीं है। एक तो जो यूरोप का नहीं है लेकिन सदस्य देश नहीं, वो तुर्की तो यूरोप में है ही नहीं, तो उसमें सदस्य कैसे होगा। स्विट्जरलैंड देखिए यूरोप के एकदम बीचों बीच है, पास है, वो इसका सदस्य देश नहीं है। अभी हमने 4 देशों की बात की, छोटे छोटे, एंडोरा, सैन मोरिनो, मोनाको और वेटिकन सिटी, ये इसके सदस्य देश नहीं है। इसके अलावा और कौन सा नहीं है, नॉर्वे नहीं है, ये ऊपर वाला है नॉर्वे, वो इसका सदस्य देश नहीं है। और आइसलैंड है क्या, आइसलैंड भी इसका सदस्य देश नहीं है। इसके अलावा और कौन सा नहीं है, तो ये इसके सदस्य देश नहीं है यूरोप वाले। यूरोप में से ये कुछ देश ध्यान रखना जो इसके सदस्य देश नहीं है, बाकी इसके सदस्य देश हैं सारे। इसके अलावा सदस्य देश जो नहीं है उनमें यूगोस्लाविया वाले बाकी के हैं, बोस्निया हर्जेगोविना नहीं है, अल्बानिया नहीं है, अल्बानिया तो यूगोस्लाविया में था ही नहीं, अल्बानिया इसका सदस्य देश नहीं है। फिर मोंटेनिग्रो नहीं है, सर्बिया नहीं है, और मेसिडोनिया नहीं है, ये इसके सदस्य देश नहीं है। चलिए ठीक है, याद रह जाएगा आपके, बोलिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि एक यूरोजोन की हम बात आगे करेंगे, या फिर यहीं करूं मैं, यूरोजोन में कौन कौन से हैं कि यहीं कर लेता हूं। एक यूरोजोन की बात की थी कि 1999 में यूरोपियन मौद्रिक संघ की स्थापना की जाएगी, जो जहां जहां यूरोपीय यूनियन के सारे देश नहीं है उसमें, उसे यूरोजोन कहेंगे हम। और यूरोजोन में केवल वो देश जहां यूरो चलन में है, जिन लोगों ने यूरो को अपना लिया, जिन देशों ने यूरोपीय संघ के केवल वो सदस्य देश जो जिन्होंने यूरो को अपना लिया है, जहां यूरो मुद्रा के रूप में यूरो चलती है, उन देशों की अपनी मुद्रा वो भी चलती है, जैसे इटली में लीरा भी चलती है और यूरो भी चलती है। ब्रिटेन तो खैर बाहर रहा ही नहीं, तो जो देश उसकी अपनी मुद्रा है वो भी चलती है और यूरो भी चलती है, तो वो यूरोजोन है। (1999) के एम्स्टर्डम संधि के तहत ये हुआ, और 2001 की नीस संधि के तहत उसकी सदस्यता को क्या कर दिया गया, ऐच्छिक कर दिया गया। तो वर्तमान में यूरोपीय संघ के 27 देश, लेकिन 27 देशों में से कितने सदस्य देश शामिल नहीं है इसमें, तो
तो यूरो जोन में कितने मेंबर्स हैं, और इन 20 मेंबर्स में से नवीनतम कौन सा है? नवीनतम है क्रोएशिया, जो कब बना? 2023 में। 13 में तो यूरोपीय संघ का मेंबर बना था वो, यूरो जोन का मेंबर वो 2023 में बना, 2023 में। तो 20 कौन कौन से हैं? इससे अच्छा है कि हम 7 याद कर लें कौन कौन से नहीं, बाकी तो है ही, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो याद कर लेते हैं कि 7 कौन कौन से नहीं है। 7 कौन से नहीं है, मैं देखो दिमाग में ध्यान रखनी है बात। 2 तो ऊपर वाले नहीं है, ऊपर वाले मतलब पड़ोसी नहीं, ऊपर नीचे की तरफ है, तो 2 देश वो नहीं है। फिर अंदर की तरफ आ जाइए, 2 देश वो नहीं है, हंगरी पोलैंड। 1-2 जो ऊपर नीचे की तरफ जो जुड़े बाद में, कौन से? रोमानिया बुल्गारिया, और एक चेक गणराज्य। इन देशों को ध्यान रखिए, 3 यहां पड़ोसी देश हैं, 2 यहां पड़ोसी देश हैं, 2 ऊपर पड़ोसी देश हैं। देखना मैं बता देता हूं आपको। यहां देखना, एक तो ये देश है कौन सा? डेनमार्क। एक ये देश है कौन सा? स्वीडन। 2, एक यहां पे देखिए ये है पोलैंड, और ये कौन सा है? ये हंगरी। कौन? ये नहीं, ये तो वो है स्लोवाकिया है, ये है हंगरी। पोलैंड, हंगरी और एक चेक गणराज्य। 1 2 3, 3 तो ये, 4 5, और रोमानिया बुल्गारिया, ये 7 ध्यान रखने हैं। तो स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और रोमानिया बुल्गारिया, याद रह जाएगा। 2 3 2 इस ग्रुप में याद रखिए। 2 में किसको याद रखेंगे? ऊपर से याद करिए स्वीडन, नीचे डेनमार्क, फिर 3 यहां पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, और 2 इधर कौन कौन से? रोमानिया बुल्गारिया। ये 7 सदस्य देश हैं जो यूरो का चलन जहां पे नहीं है, यूरो जोन में शामिल नहीं है। बाकी के जो भी सदस्य देश हैं वो इसमें शामिल है। तो बाकी के याद क्यों रखने हैं आपको? कहां शामिल है क्यों याद रखना है आपको? आप सारे मेंबर्स याद हैं आपको, अब ये याद रख लो यहां यूरो नहीं है, बाकी के उन सब में है। फिर 7 मेंबर्स याद रखने हैं। तो बताइए आप, यूरो जोन 7 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहले बताइए। स्वीडन, डेनमार्क, फिर चलिए हंगरी बता दीजिए, फिर पोलैंड और चेक गणराज्य, फिर रोमानिया और बुल्गारिया। ये 7 सदस्य देश हैं जहां जो यूरो जोन में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। लेकिन 7 ऐसे देश जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं लेकिन यूरो नहीं चलन में है वहां। लेकिन 4 देश ऐसे भी हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर तो नहीं है लेकिन वहां पर यूरो चलन में है, उन्होंने यूरो को अनुमति दी है अपने देशों में चलने की, क्योंकि इतने छोटे हैं कि उनकी इकोनॉमी बहुत ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां उन्होंने यूरो को वो दे दिया। उन देशों में कौन कौन से हैं? 4 देश हैं। एक तो है, इधर से शुरू करो ना, एक तरफ से लीजिए, स्पेन और फ्रांस की सीमा पे जो है वो है एंडोरा। एंडोरा से उधर चलिए जो फ्रांस की अंतिम छोर पे है, इटली के पास में, वो है मोनाको। फिर इटली में है, उत्तरी इटली में सैन मेरिनो, और एक है वेटिकन सिटी। ये 4 देश जहां यूरो चलन में है, हालांकि वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। 1999 के एम्स्टर्डम संधि से इसकी अनुमति मिली, यूरो चलन में आएगी। 1999 संधि हुई, इसकी सदस्यता को इच्छा किया गया निस संधि में, और 2002 में बैंक शुरू हो जाता है, यूरो चलन में आ जाती है। 2002 से सेंट्रल यूरोपियन बैंक आ गया, जो फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक शहर में। फ्रैंकफर्ट नाम से और कुछ भी याद है आपको? क्या है? मार्क्सवाद नहीं है, नव मार्क्सवाद है। हाँ, आलोचनावाद, आलोचनात्मक सिद्धांत।
9 मार्क्स बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिसमें कुछ विचारक कौन कौन से, थियोडोर एडोर्नो, हेबरमास, फिर हार्खाइमर, एरिक फ्रोम, ये सारे फ्रैंकफर्ट स्कूल से। तो ये यूरोजोन है जो आपको ध्यान रखना है। 7 इन देशों के नाम ध्यान रखिए, 4 इन देशों के नाम ध्यान रखिए, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, याद रह जाएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन के संगठन क्या है, संस्थाएं कौन कौन सी हैं, उसका राजनीतिक ढांचा। ये तो आर्थिक ढांचे की बात की, यूरोपियन जोन की बात करें, इसका मतलब आर्थिक ढांचा। अच्छा, यहां यूरोजोन में एक बात और ध्यान रखना है, एक नाम ध्यान रखना आपको, पिग्स। ये नाम ध्यान रखना है, ये यूरो जोन संकट एक उभरा, इन 5 देशों की इकोनॉमी में थोड़ी सी संकट पैदा हुए, इनके बजट, घाटे के बजट की वजह से, व्यापारिक संतुलन न रहने की वजह से, और इन 5 देशों में वित्तीय संकट पैदा हुआ, और इन 5 देशों के वित्तीय संकट का प्रभाव पड़ा यूरोपियन जोन पर। तो यूरो जोन संकट कहते हैं उसको, जिसका संबंध इन 5 देशों से है। इसका संबंध यूरो जोन संकट से है, यूरोपीय मौद्रिक संघ संगठन संकट से है। और इन पिग्स में 5 देश है, पी से पुर्तगाल, आई से आयरलैंड, फिर आई से इटली, जी से ग्रीस यूनान, और एस से स्पेन। तो जिनको आप मजबूत देश समझ रहे हैं ना, वो तो सारे कमजोर निकले। आप इटली को मजबूत समझ रहे हैं, स्पेन को मजबूत समझ रहे हैं, बड़े देश हैं। वो तो देखिए यूरोपीय संघ में आर्थिक संकट इनकी वजह से सामना कर रहा है। तो ये पिग्स यूरोजोन संकट से हैं, इन देशों में आई व्यापारिक असंतुलन की वजह से, घाटे के बजट की वजह से, और यूरोपीय संघ के सामने आर्थिक चुनौती आई है, आर्थिक बाधा पैदा हुई है। ये पिग्स देश हैं, PIIGS, पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस और स्पेन। ठीक है।